Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is the second part of chapter 2 National Income of your book नितिन सिंघानिया. ओके, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है. सेकंड चैप्टर का भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया जिसमें हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम क्या होता है. ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी नेशनल इनकम की. नेशनल इनकम इज एग्रीगेट ऑफ द फैक्टर इनकम्स विच इज़ ओन्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, हमने इसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझा और फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट को भी हमने साथ में समझा. ठीक है, जीडीपी देखा, जीडीपी के साथ एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी थी. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे थे विच इज़ जीडीपी ग्रोथ रेट और जीडीपी पर कैपिटा. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हिस्ट्री ऑफ. ये पहला टॉपिक हमारा फिनिश होता है. दूसरा टॉपिक जो हम देखेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. ठीक है, so without wasting any single moment, let's just start with history. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया कि क्या हिस्ट्री रही नेशनल इनकम की. देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे एस्टीमेट्स आए थे नेशनल इनकम को लेके ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे. बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह ने बताए थे, जैसे दादा भाई नौरोजी ने बताया, विलियम दिग्बाई ने बताया, VKRV राव ने भी बताया, RC देसाई. इन सब के कुछ ना कुछ ओपिनियन रहे थे नेशनल इनकम को लेके कि किस तरीके से नेशनल इनकम देश की एस्टिमेट करनी चाहिए. सबके अपने अपने एस्टिमेट्स थे. अब जैसे कि सबसे पहला अटैम्प्ट जो दिया था, जो फर्स्ट अटैम्प्ट किया था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था. दादा भाई नौरोजी ने किया था. ठीक है, इन 1868 में. ठीक है, उन्होंने जब दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया, उनके अकॉर्डिंग जो एनुअल पर कैपिटा इनकम आ रही है देश की, एनुअल पर कैपिटा इनकम जो आ रही थी वो ₹20 आई थी. ठीक है, इसी तरीके से एक पहला साइंटिफिक मेथड भी आया. एक साइंटिफिक मेथड दिया. ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड किसने दिया? ये डॉक्टर VKRV राव ने दिया. ठीक है, कौन से ईयर में दिया? 1931 एंड 1932 के ईयर के बीच में उन्होंने, डॉक्टर VKRV राव ने भी एक साइंटिफिक मेथड दिया टू कंप्यूट नेशनल इनकम, जिसमें इन्होंने ये बोला कि हम देश की नेशनल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला इन्होंने बताया प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, इन्होंने बताया प्राइमरी सेक्टर और दूसरा इन्होंने बताया सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इनके अकॉर्डिंग वो सेक्टर्स थे जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, हंटिंग, ये सब आता है जो आज भी हम यही बोलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर इनके अकॉर्डिंग होता है इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विस एंड बिजनेसेस. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो देश की नेशनल इनकम निकल के आई थी वो आई थी ₹62 एज दी पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया. ठीक है, समझ आई? पहले 20 आई थी, इनके अकॉर्डिंग 62 आई कुछ सालों बाद. ठीक है, फिर ये तो था साइंटिफिक अटेम्प्ट. एक ऑफिशियल अटेम्प्ट लिया, ऑफिशियली एक अटेम्प्ट लिया नेशनल इनकम को मेजर करने का, कंप्यूट करने का, बाय सबसे फेमस PC महालनोबिस. ठीक है, इनका मॉडल भी था PC महालनोबिस मॉडल, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो. बेसिकली ही वाज लाइक द हेड ऑफ नेशनल इनकम कमेटी. नेशनल इनकम की जो कमेटी थी उनके वो हेड थे. ठीक है, इन्होंने बताया कि देश की नेशनल इनकम क्या है, कैसे है. किन्होंने अपॉइंट किया था हेड ऑफ द नेशनल, मतलब इनको नेशनल इनकम कमेटी का हेड किसने अपॉइंट किया था? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑल्सो हैड, जिसमें कौन कौन मेंबर्स थे इसके अंदर? डॉक्टर DR गडगिल भी थे. ठीक है, VKRV राव भी मेंबर थे. ये सारे लोग मेंबर थे. इन्होंने इनको PC महालनोबिस को हेड ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी बना दिया गया था. और इनकी कमेटी के अकॉर्डिंग जो पहली रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी 1951 में, पहली रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी. एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो पहली रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी इनके अकॉर्डिंग, देश की जो नेशनल इनकम थी फॉर द ईयर 1948 एंड 49 की, वो थी देश की नेशनल इनकम 8710 करोड़. और पर कैपिटा कितनी निकली थी? 225. ठीक है, समझ आई बात? इनके अकॉर्डिंग 62 थी 1931 में. 20 साल बाद जो पर कैपिटा इनकम निकल गई 225 थी. ऑफकोर्स ये बात है, सबके मेथड अलग होंगे, निकालने के तरीके अलग होंगे, बट जो ऑफिशियली डिक्लेयर की गई थी वो महालनोबिस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था. और उनके अकॉर्डिंग जो आई थी वो ये देश की नेशनल इनकम थी और ये देश की पर कैपिटा इनकम रही थी. ठीक है, समझ आई बात? फिर वही है कि बाद में ये जो काम था, जीडीपी कौन एस्टिमेट करेगा, ये सब चीज़ें, ये सब बाद में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, CSO विच इज़ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स
ऑफिस, ठीक है। एंड अ फुल्ली डेवलप्ड नेशनल इनकम डिवीजन बन गई थी इस CSO के अंदर नेशनल लेवल पे, मतलब पूरी तरीके से सारा का सारा जो भी देश की इनकम एस्टिमेट करनी है, GDP वगैरह, वो कौन करता था? CSO करता है, ठीक है। तो 1955 से लेके जो भी NI एस्टिमेट्स है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है, वो कौन कंपाइल करके देता है? CSO, ठीक है। जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, कैसे सैम्पल निकाले जाते हैं? बाय द सैम्पल ऑफ NSSO का सैम्पल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये देश की नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ठीक है। अब हालांकि ये हुआ था कि जो 2019 अभी जो गया है, 2019 में ऐसा हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने CSO को और NSSO को मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम रखा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है क्या? कि देश की नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है, ठीक है। MOSPI हो गया, समझ आ रही बात? अब अगर किसी को जानना है कि NSO क्या है, NSC क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो वो भी हम देख लेंगे। बट उसके अलावा ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी नेशनल इनकम को हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम को जिस भी मेथड से कंप्यूट करते हैं, उसमें ये चीज़ ध्यान में हमेशा रखी जाती है कि हमारा जो देश की इकोनॉमी है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जाते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। देश की नेशनल इनकम कंप्यूट करते समय भी ये 3 सेक्टर ध्यान में रख के ही कंप्यूट की जाती है कि हमारे पास 3 सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्री और एलाइड सेक्टर्स भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये चारों चीज़ें आ जाती है। सेकेंडरी को जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, वो सब सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ टर्शियरी सेक्टर की, तो टर्शियरी सेक्टर के अंदर हमारा ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज, ये सारी तरीके की चीज़ें जो होती है वो टर्शरी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। हालांकि अगर सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें हम लोग इन सेक्टर से पहले कितना आता था और अब कितना आता है, तो देखोगे अब बहुत फ़र्क हो गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ जैसे कि ये एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, 1950 के टाइम पे, 1950-51 के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो देश की GDP निकल के आती थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के आती थी, दैट इज़ अराउंड 55%। सेकेंडरी में 15% होती थी और लगभग इसमें 30% रहती थी, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लिबरलाइजेशन वगैरह आया, धीरे धीरे टाइम बढ़ा, 2020-21 में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला कि ये तो काफ़ी कम हो गया, लाइक 20.2%, सेकेंडरी थोड़ा बढ़ के 25.9, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन रखता है। तो इस तरीके से ये सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन रहा देश की GDP में, ठीक है। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा कुछ बच्चों को जो डाउट था या रहा होगा मन में कि NSO क्या है, NSC क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि अंडर किसके अंदर आता है, मैंने अभी बताया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये कैसे अभी मैंने बताया कैसे बना था, ये CSO और NSSO को मर्ज करके बना गया था इन 2019, ठीक है। रंगराजन कमीशन ने एम्फसाइज किया NSO को कि इम्प्लीमेंट करा जाए, मेंटेन किया जाए स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए कमेटी कौन सी है इसके अंदर, ठीक है, रंगराजन कमेटी, ओके, समझ आया। इसके अंदर 3 डायरेक्टर जनरल्स होते हैं। DG स्टैटिस्टिक्स को देखता है, DG एक होता है कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के लिए, एक DG स्टैटिस्टिक्स के लिए, और एक DG होता है नेशनल सैम्पल सर्वे के लिए, जो रिपोर्टिंग किसको करते हैं, सेक्रेटरी को रिपोर्टिंग करते हैं, विच इज स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। ये बात हुई NSO की। इसी तरह एक NSC होता है, NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 2005 में बनी थी, किसकी कमीशन के अकॉर्डिंग, इसी रंगराजन कमेटी कमीशन के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बनी गई थी, ठीक है। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जो है एंड सेक्रेटरी है MOSPI, ये सेक्रेटरी होते हैं कमीशन के,
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन है? सेक्रेटरी है इस कमीशन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई कम जो भी प्रॉब्लम फेस करता है, डेटा कलेक्शन नहीं हो पाती, डेटा को लेके कोई भी प्रॉब्लम जो फेस करती है हमारी कंट्री, वो सारा प्रॉब्लम ना फेस करे, कम से कम हो, ऐसी चीज़ थी। डेटा कलेक्शन वगैरह में ईजिली कर पाए। ठीक है, ऐसे सर्वे वगैरह हुए, तो वो NSO और NSC के अंदर आ गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे जो कि इसमें निकल के आते हैं हमारे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स अंडर नेशनल इनकम। कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ओके, सो पहला कंसेप्ट जो हम देखेंगे वो है डोमेस्टिक, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, देखिए नाम से समझ आ रहा है, डोमेस्टिक यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की टेरिटरी की बात हो रही है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। ठीक है, अब कई लोगों को लगता है कि यार इंडिया का जो हमारा मैप है, वो पूरा जो मैप है ना, उसकी जो सारी बाउंड्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स आ रही है, वो सारा जो एरिया है वो हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। बट एक्चुअली में इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बोलें तो टेरिटरी जो है, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो कुछ और होता है। अब देखिए क्या, ध्यान से समझिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? जोग्राफिकल टेरिटरी, वो सारी जोग्राफिकल टेरिटरी जिसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, जिसकी देखभाल कौन करेगा? हमारी का ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट करेगी, विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, विद इन विच, जिसके अंदर कोई भी पर्सन हो या किसी भी गुड्स की अगर मैं बात करूँ या कोई भी कैपिटल हो, वो सर्कुलेट हो पा रही हो आसानी से, मतलब कोई फॉरेन का इंटरवेंशन या फॉरेन की रुकावट कोई भी नहीं आ रही हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, विद इन विच कोई भी पर्सन, गुड्स, कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि अगर इसका ये मतलब भी हुआ कि कोई अगर फॉरेन एम्बेसीज, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी फॉरेन एम्बेसीज हमारे लोकेटेड है। ठीक है, चाणक्यपुरी साइड है, थोड़ा सा सेंट्रल दिल्ली में भी पड़ता है। तो जो फॉरेन एम्बेसीज होती है जो भी इंडिया में लोकेटेड है, कोई भी फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में लोकेटेड है, हालांकि है ये फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में, बट वहाँ जाके हम लोग गुड्स को उनके लेके हम अपने पास नहीं रख सकते ना, वो फॉरेन एम्बेसीज, वो फॉरेन कंट्री का ही पार्ट होगा। तो जो भी फॉरेन एम्बेसीज हमारी इंडिया में लोकेटेड है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दिल्ली में सारी कंट्रीज़ के डोमेस्टिक एम्बेसीज बनी हुई है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर US की एम्बेसी बनी हुई है, जापान की बनी हुई है, चाइना की बनी हुई है, तो वो ये US का होगा, ये जापान का ही होगा और ये चाइना का होगा। ये हालांकि चाहे दिल्ली के अंदर ही क्यों ना हो, ये समझ आ रही है बात। तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। बट इसी तरीके से अगर कोई भी हमारी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी भी तो बाहर होगी, इंडिया की एम्बेसी अगर अब्रॉड लोकेटेड है तो वो हमारे ही देश का पार्ट माना जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ आई बात? कि कोई भी जोग्राफिकल टेरिटरी जिसके अंदर, जो कि मतलब ऑफ कोर्स ये बात है इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही हो और उसके कोई भी पर्सन, गुड्स या कैपिटल जो हम लोग ईजिली सर्कुलेट कर सकते हो, चाहे वो इंडियन के अब्रॉड में ही लोकेटेड हो। ठीक है, वो भी हम लोग अगर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में लोकेटेड है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बट इंडिया की एम्बेसी कोई अब्रॉड में लोकेटेड है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, समझ आई बात? साथ में ही ये भी ध्यान रखिएगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, जैसे कि पहली बताऊँ तो चीज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिश हुई है हमारी फॉरेन कंट्री में, कॉन्सुलेट्स हैं, अगर कोई भी एम्बेसीज जो मैंने बता भी दिया, कि सारी चीज़ें अगर हमारी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है,
फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है तो ये इंडियन की टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है। कोई भी फिशिंग वेसल्स, ठीक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स जो कौन ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज़ ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री का कोई रेजिडेंट उसको ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फिशिंग वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट जो हमारी कंट्री का कोई रेजिडेंट अगर ऑपरेट कर रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इवन अगर चाहे वो बाहर जाके ही शिप को चला रहा हो, इवन इफ़ ये जो शिप्स वगैरह है वो फॉरेन जोग्राफिकल बाउंड्री को ही टच करके आ रहा हो। समझ आ रही है बात? जैसे कि जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट एयर इंडिया कमा रहा है वो सारा इंडिया का पार्ट है, क्योंकि एयर इंडिया इंडिया की है, ठीक है। अगर सिंगापुर एयरलाइंस है तो वो सिंगापुर वालों के लिए जीडीपी होगी। अगर एयर इंडिया जो है चाहे यूएस से कनाडा जा रहा हो, चाहे कनाडा से यूएस जा रहा हो, जो भी वो इनकम जनरेट हो रही है ना वहाँ से, वो सारा इंडिया का ही पार्ट है, कि वो इंडिया ही ओन एंड ऑपरेट करती है एक तरीके से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो इंडिया ऑपरेट कर रही है, ठीक है, फॉरेन वेसल्स, शिप, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारी देश की टेरिटरी का ही पार्ट होता है। समझ आई बात? तो एक तो कंसेप्ट हमारा था ये डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो अब हम देखेंगे वो है मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। मार्केट प्राइस मतलब हो गया जो मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो कोई भी पर्टिकुलर गुड को प्राइस चल रही है, जिस गुड पे हम गुड्स खरीद रहे हैं। अगर मैं मार्केट में पेन लेने जा रही हूँ और वो पेन मुझे अगर 10 रुपये का मिल रहा है तो दैट मीन्स ये मार्केट प्राइस है उस पेन की। तो मार्केट प्राइस इज अ प्राइस दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द प्रोडक्ट while purchasing it from the sellers, that's it, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली द प्राइस एट विच यूनिट्स आर सोल्ड इन द इकोनॉमी। और ये भी ध्यान रखते हुए कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना है और सब्सिडीज़ कितनी है। देखिए, सब्सिडीज़ मिलती है बेसिकली सेलर को मिल रही है, कंज्यूमर को मिल रही है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली दे रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो भी मार्केट में फाइनल गुड की जो प्राइस है जिस पे कंज्यूमर खरीद रहा है उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। एक कंसेप्ट ये हो गया। एक कंसेप्ट यही होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब उस पर्टिकुलर गुड को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने बताया था कल कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो कॉस्ट है कोई एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, उसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट की, जैसे कि सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, ठीक है, मशीनरी रेंट पे उठाई है, तो ये सारी की सारी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट के अंदर आ जाता है। इंटरेस्ट मिलना, लैंड और प्रॉफिट होना एंटरप्रेन्योर्स को, ये सारी की सारी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर ये ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर कॉस्ट है ना वो सिर्फ कॉस्ट है कि भाई कितनी कॉस्ट पड़ रही है उस पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो इसके अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लेके चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम मार्केट प्राइस जो फाइनल बेचेंगे उसमें ध्यान रखेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें नहीं आता है। किस में नहीं आता है, फैक्टर कॉस्ट में, कि भाई जीएसटी कितना पे किया गवर्नमेंट को, ये सब टैक्सेस वगैरह प्रोडक्शन में नहीं आ रहा है। ये सब फाइनल जो मार्केट में प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड बनाया 5 रुपये का, तो वो मेरी फैक्टर कॉस्ट है। वही अगर मैं कह रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड ना, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को एक गुड बनाने में कॉस्ट आई 5 रुपये, फिर ये तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट हुई, फैक्टर कॉस्ट हुई, प्लस अगर मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट ने इसमें से सब्सिडी दे दी थी 3 रुपये की, पर मुझे फिर टैक्स देना पड़ा 2 रुपये का, तो नेट इफेक्ट मेरे लिए आया 6 रुपये। तो वो जो 6 रुपये ये मैं मार्केट में बेचूंगी ना 6 रुपये में, समझ आ रही बात। तो ये 6 रुपये में मैंने बेचा, वो होती है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं रखेंगे। बट सब्सिडी हम इंक्लूड कर देंगे। मान लो कोई गोट बनाने में मुझे 5 रुपये लग रहे थे, वहीं मुझे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलके 3 रुपये की सब्सिडी मिल गई, तो मेरी तो सिर्फ कॉस्ट मेरे लिए 2 रुपये की पड़ी ना, क्योंकि बाकी पैसा तो गवर्नमेंट ने दे दिया। तो जो फैक्टर कॉस्ट होगी उसमें सब्सिडीज़ को इंक्लूड किया जाता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। सब्सिडीज़ को क्यों इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इनपुट प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। समझ आया। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में 2 ही तरीके से डिफरेंस बन रहा है।
एक सब्सिडी का और एक इनडायरेक्ट टैक्स का, कि किस में इंक्लूड करना है और किस में नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया, मान लो ये मार्केट प्राइस है, अब मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मुझे टैक्सेस को हटाना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब देखो, अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि यार ये क्या बोल दिया। देखो, इसको अपन इस तरीके से लेके चलते हैं इजी समझने के लिए। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इस वैल्यू को मैंने इससे रिप्लेस किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने माइनस कर दिया, पर सब्सिडी को लेके चल सकते हैं तो हमने उसको प्लस कर दिया। ठीक है, मैंने बोला अगर कोई फैक्टर कॉस्ट मेरी 5 रुपये आ रही थी, मार्केट में जाके वो 8 रुपये का बिका, उसमें से 3 रुपये, उसमें से मैंने कहा 3 रुपये जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट था, या ऐसे मान लो उसमें से 4 रुपये जो थे टैक्स के फॉर्म में थे, प्लस 1 रुपये गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी। ठीक है, 1 रुपये की सब्सिडी मिली तो मैंने उसको ऐड कर दी, और इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वो निकलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट प्राइस तो ज़्यादा ही होती है हमेशा। मार्केट प्राइस क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में हम उसमें टैक्सेस वगैरह सब्सिडीज़ वगैरह को लेके चलते हैं ना। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मुझे मार्केट में कोई गुड बेचना है तो मैं किस तरीके से उसको बेचूंगी कि मेरी कॉस्ट कितनी आई प्लस एनआईटी कितना है। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो भी टैक्सेस मैंने लगा, सब्सिडीज़ मेरे को मिली, वो हटा के कितना नेट आ रहा है उसको लेके ही मैं फाइनल मार्केट में प्राइस करूँगी। मैंने अगर कहा मेरे को कोई गुड बनाने की फैक्टर कॉस्ट 5 रुपये आई, प्लस टैक्स मेरे को देना पड़ गया, उसमें मान लो 6 रुपये का मैंने टैक्स ही दे दिया और सब्सिडी मिल गई थी 2 रुपये की, तो मैं उसको मार्केट में जाके कितने का बेचूँगी? 9 रुपये का बेचूँगी, क्योंकि टैक्स तो मुझे मेरी जेब से देना पड़ा ना, तो वो तो मैं मार्केट में डालूंगी, मार्केट के ऊपर ही डालना पसंद करूँगी, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। सब्सिडी अगर मिल रही है तो मेरा बर्डन कम हो गया तो मैंने हटा दिया। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि मार्केट प्राइस क्या है? ज़्यादा है, विच इज़ फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आई बात? ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है, फैक्टर कॉस्ट हो गया हमारा। चौथा जो कंसेप्ट हमारा अब आएगा वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, चौथा जो कंसेप्ट है वो है डेप्रिसिएशन, या फिर हम इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल देते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन आपको पता है, वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स। ठीक है, कोई भी एसेट्स की वैल्यू में क्या होना? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिर जाना, उसकी वैल्यू गिर जाना, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किस किस की वजह से? वियर एंड टियर हो गया, ठीक है, या फिर मान लो कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर ऑब्सोलीट, पुरानी हो गई वो चीज़, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। इन सब की वजह से अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अभी कल हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी थी, जीडीपी, एनडीपी, राइट, मैंने आपको बताई थी, सिर्फ टर्म्स बताई थी। अब ये होता इसमें ना, देखो इसको कैसे निकाला जाता है, यही चीज़ है डेप्रिसिएशन, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई ग्रॉस वैल्यू है मेरे गुड की, ग्रॉस वैल्यू थी 100 रुपये, पर मैंने उसको 1 साल मशीन को यूज़ कर लिया। एक मशीन की ग्रॉस वैल्यू 100 रुपये में खरीदी, 1 साल यूज़ करके उसकी वैल्यू 20 रुपये से गिर गई, तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो 80 रुपये तो बची मेरे पास। अगले साल जो होगी उसकी वैल्यू 80 रुपये तो होगी, 100 रुपये थोड़ी बचेगी। क्यों? क्योंकि मशीन है, डेप्रिशिएट हो गई। तो इसी तरीके से निकला जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? माइनस करेंगे। कैसे? देखो, हमेशा ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये फॉर्मूले बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे? ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो एक पार्ट है और नेट एक पार्ट है, इसी तरह यहाँ ग्रॉस एक पार्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक पार्ट है। ठीक है, तो देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेम है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं लाना। ये चेंज हो रहा है, नेट पे लाना है हमको ग्रॉस से। तो ग्रॉस है हमारे पास और नेट लाना हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा ना। अभी मैंने बताया
कि नेट कैसे निकलेगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटाया तो माइनस डेप्रिसिएशन किया तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलती कि जीडीपी लाना है, एनडीपी है, तो यार हमें नेट से ग्रॉस पे आना है, मतलब बड़ी वैल्यू पे जाना है, तो हम लोग प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे, हो सकता है अभी आपको कम समझ आया, पर अभी हम एक बार कंसेप्ट देख रहे हैं तो थोड़ा उस हिसाब से समझ रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया डेप्रिसिएशन का। अगला जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये हो गया कि इनकम कितनी आ रही है अब्रॉड से माइनस इनकम कितनी जा रही है अब्रॉड, को माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा ना। इनकम देखो आती भी है अब्रॉड से, इनकम जाती भी है अब्रॉड से। आती कैसे है, जब हमारे कोई बच्चे हो गए या कोई हमारा रेजिडेंट इंडिया का बाहर जाके कमा के आ रहा है, ठीक है, तो भाई पैसा लेके आ रहा है। और जा कैसे रहा है, जब फॉरेन में आके कोई हमारी इंडिया का पैसा लेके कमा रहा है, मतलब इंडिया में आके कमा रहा है, अर्न कर रहा है और वापस लेके जा रहा है अपनी कंट्री में, तो नेट इफेक्ट आएगा ना। इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम विच इज़ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्मल रेजिडेंट है जो कि अब्रॉड में रह रहा था। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ फैक्टर इनकम विच इज़ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया विच इज़ टेम्पररी रिजाइडिंग इन अब्रॉड, एंड फैक्टर इनकम विच इज़ अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विच इज़ टेम्पररी रिजाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, कोई भी एक इंडियन जो फॉरेन में जाके रह रहा था वहाँ से जो पैसा ला रहा है, माइनस कोई भी एक फॉरेनर जो इंडिया में रह के पैसे कमा के लेके जा रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, बेसिकली फॉर्मूले के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, विच इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA तो समझ आ गया होगा आपको, इस फैक्टर इनकम, सारे फैक्टर्स जो इनकम आ रहे हैं, सारे फैक्टर इनकम क्या होती है, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पैसा वहाँ से आ रहा है बाहर वाली कंट्री से, माइनस फैक्टर इनकम टू ROW, फैक्टर इनकम जो हम लोग मतलब हम लोग बाहर वालों को दे रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है NFIA। अब इसको हम लोग नेशनल इनकम में किस तरीके से कैलकुलेट करने में यूज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास NDP निकला हुआ है। ठीक है, नेशनल, अगेन हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, ये है नेट, ये है नेशनल प्रोडक्ट, ये है नेट, ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो ये दोनों तो सेम है, नेट और नेट, तो फॉर्मूले में यहाँ तो चेंज आएगा नहीं। बात आती है नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग छोटी चीज़ पे, अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे है, हमें देश की नेशनल इनकम देखनी है। देश की नेशनल इनकम जोड़ने के लिए हम क्या देखेंगे कि बाहर से कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, तो वो हो गया NFIA को ऐड कर दो। अच्छा, अब इसमें हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आएगा कि नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखो यार, डिफरेंस समझ लो एक बार, ये ज़रूरी है तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो यार, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि हमारी टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना पैसा लोग कमा रहे हैं उसकी सारा सम कर दो। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हम, चाहे वो ऐसे समझ लो आप कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, उसके अंदर चाहे कोई रेजिडेंट कितना कमा रहा हो या इंडिया का रेजिडेंट नहीं भी हो, तो भी वो पैसा अगर कमा रहा है हमारी टेरिटरी के अंदर से, तो वो सारा टोटल होता है। पर नेशनल में क्या होता है कि सिर्फ इंडिया का ही रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट हमारी कंट्री का ही होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन में जाके कमा रहा हो चाहे वो इंडिया में कमा रहा हो। ठीक है, समझ आया डिफरेंस क्या है। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना पैसा बन रहा है,
चाहे वो हमारे लोग कमा रहे हो या बाहर के लोग कमा रहे हैं, बट टेरिटरी के अंदर से निकल के आ रहा है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट नेशनल होता है कि देश की देख रहे हैं हम लोग, तो देश के रेजिडेंट, चाहे वो बाहर ही रह के क्यों ना कमा रहे हो फॉरेन कंट्री में, बट वो हमारा ही पैसा होगा ना, वो लेके आएंगे फॉरेन से पैसा। तो फॉरेन से अगर पैसा लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा फैक्टर आ गया ना इसमें कि हमें फॉरेन वाले के भी लोगों की इनकम जोड़नी है, तो ये फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को वापस देखो, फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, दिस इज़ द नंबर। ये तो मैंने आपको बताया एनएनपी का फॉर्मूला। हो सकता है अगर मुझे सेम चीज़ निकालनी है पर मेरे पास जीडीपी है तो कैसे निकलेंगे। देखो यार, दो फैक्टर है, नेट है और नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दोनों चीज़ें अलग हैं। मैंने कहा था ना, दो डिवाइड करो, यहाँ पे नेट है और यहाँ ग्रॉस है, तो नेट पे मुझे आना है ग्रॉस से, तो कैसे आएंगे, माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। इसी तरह यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ बड़े पे आना है अपन को नेशनल, तो अपन क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे, ये बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूले कैसे बनाने हैं वो मैं वापस बता रही हूँ आपको, ये चीज़ ध्यान रख लो। हम 3 चीज़ को लेके फॉर्मूले बनाएंगे पूरे इसमें, कि नेट पे अगर अपन को आना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट पे अपन को आना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, क्योंकि नेशनल बड़ा है ना, NFIA ऐड करना है। मार्केट प्राइस पे अपन को आना है तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे, किस चीज़ को ऐड करेंगे, NIT। NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, समझ आया। अगर मान लो मुझे निकालना है GNPFC, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और मेरे पास गिवन है GDPMP, तो कैसे निकालेंगे, अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ग्रॉस, ग्रॉस, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ग्रॉस और ग्रॉस सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा फॉर्मूले में। अगला है नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक मेरे पास है, मुझे नेशनल पे जाना है, यानी कि बड़े पे जाना है, तो NFIA क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, छोटे की तरफ जाना है, हमने देखा ना मार्केट प्राइस बड़ा है, छोटे की तरफ जाना है, तो यानी कि माइनस की तरफ हो जाएगा NIT। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूले लगा के हमारा GNPFC आ गया। मान लो GNPFC निकालना है बट हमारे पास NDPMP है, तो अब देखो तीनों ही अलग है, G भी अलग है, N भी अलग है, NP भी अलग है, DP भी अलग है, FC भी अलग है, MP भी अलग है, तो कैसे निकलेगा, ग्रॉस पे आना है, नेट हमारे पास है, बड़े पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, NP से DP कैसे होगा, प्लस NFIA, MP से FC कैसे होगा, माइनस NIT। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप देखना आपको समझ आई है नहीं आई है। उसके बाद हम लोग 2 एक छोटे छोटे कंसेप्ट बचे, वो भी देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। देखो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट आप इस तरीके से समझो कि 1 साइडेड पेमेंट होता है। मतलब मुझे अगर मिल रहा है कहीं से तो ज़रूरी नहीं है मैं आपको बदले में कुछ दूंगी, जैसे कि आप गिफ्ट मान लीजिए, तो ट्रांसफ़र पेमेंट को एक गिफ्ट की तरह आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट यूनिलैटरल पेमेंट होते हैं, एक तरफ सिंगल साइडेड पेमेंट्स होती है, जिसके बदले में आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मिले। गिफ्ट अगर मुझे किसी ने दिया तो ज़रूरी नहीं है मैं उसको बदले में कुछ दूँ, तो गिफ्ट हो गए, डोनेशंस हो गए, ओल्ड एज की पेंशन्स हो गई, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन हो गई, ये सारे के सारे चीज़ें ऐसी है जो 1 साइडेड पेमेंट है। ठीक है, अब हालांकि ये ध्यान रखिएगा, जो पेंशन मैंने बोला, पेंशन में भी 2 तरीके की चीज़ें हो गई, एक होती है ओल्ड एज वाली जो पेंशन है, वो तो ऑफ कोर्स यूनिलैटरल पेमेंट है, बट जो रिटायर्ड वाले एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन मिल रही है वो ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होती। देखो बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफ़र पेमेंट वो हो रही है ना जो हमें यूँ ही मिल रही है, गिफ्ट हमें यूँ ही मिल गया, मान लो डोनेशन मिल गया, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है,
तो ये चीज़ ऐसी है जो बेसिकली हमें बिना किसी काम करे मिल रही है। तो ये हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस, हमने कुछ नहीं किया। बट जो रिटायर्ड वाले लोगों को जो पेंशन मिलती है वो उनकी पूरे उम्र भर काम करने के बाद मिल रही है। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्विस दे दी, पहले से काम कर चुके, इसलिए अब उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो जो पेंशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को मिलेगा वो ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, बट जो पेंशन ओल्ड एज को मिल रहा है वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट को देश की नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते यार? क्योंकि नेशनल इनकम बेसिकली हम लोग वही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज से हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाया, उसकी क्या वैल्यू निकल के आई। ये तो फ्री में मिल रहा है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग पर्सनल इनकम में करेंगे, देश की नेशनल इनकम में नहीं होगी। बट मान लो मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, मान लो मेरे को 1000 रुपये मेरी सैलरी है, 2000 रुपये मुझे गिफ्ट मिल गए और मैंने 500 रुपये खर्च कर दिए। तो ये जो 2000 गिफ्ट मिल गई ये मैं अपनी इनकम में तो जोड़ूंगी ना, मेरे लिए तो इनकम है, देश के लिए नहीं है, तो क्या हो गया? तो इसलिए ये पर्सनल इनकम में जोड़ा जाता है, पर नेशनल इनकम में इसको नहीं जोड़ा जाता और ये टैक्सेबल भी होती है। ठीक है, समझ आई बात? अब अगले जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।